आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था एम लक्ष्मीकांत पॉलिटिकल चैप्टर फर्स्ट का, तो जिसमें हमने देखा था जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि जब भारत में क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल रहता है, तो वो हमने फर्स्ट वीडियो के यानी कि लास्ट वीडियो के जो लास्ट के दो वीडियो थे तो उसमें हमने डिस्कस किया। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे द क्राउन रूल, यानी कि जैसे ही 1857 का रिवॉल्ट होता है तो उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन और जो रेन्यू की जो पावर होती है वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रांसफर होकर किसके पास चली जाती है, तो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चली जाती है। किसके पास चली जाती है? डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चली जाती है। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, तो हमने जो लास्ट वीडियो किया था उसमें चार्टर एक्ट 1833 और 1853 डिस्कस किया था। तो आज जो हमारा है वो क्या है, तो गवर्नमेंट एक्ट 1858। तो ये एक्ट कब आया? जैसे ही 1857 का रिवॉल्ट हुआ तो उसके बाद जो कंपनी के हाथ से जितनी भी जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर थी, जो रेवेन्यू पावर थी, वो सब किसके हाथ में चली गई थी? तो वो सारी ब्रिटिश के हाथ में चली गई। किसके हाथ में चली गई? वो सारी ब्रिटिश के हाथ में चली गई। क्यों? क्योंकि जैसे ही 1857 का रिवॉल्ट हुआ था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको इस बात का अनुमान हो रहा था कि अगर ऐसा ही दोबारा रिवॉल्ट हुआ तो क्या होगा, उनके हाथ से जो इंडिया की जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर है वो क्या होगी, तो चली जाएगी। तो जो 1857 का जो रिवॉल्ट था उसे क्या कहा जाता था? फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर भी कहा जाने लगा, जिसे साइमन म्यूनिटी के और क्या कहते थे उसे? साइमन म्यूनिटी। यानी कि जो 1857 का जो हमारी क्रांति थी, जिसे हम मतलब 1857 की जो क्रांति कहते हैं, तो वो क्या था हमारे लिए? एक क्या था? फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर था। और क्या था? तो एक साइमन म्यूनिटी से दो अलग अलग और भी अलग अलग नाम से जानते हैं। तो जैसे ही हमारा 1857 का जो गवर्नमेंट एक्ट आया तो उसमें क्या था, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में जो भी पावर्स थी, चाहे रेवेन्यू की बात करें या एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो सारी किसके हाथ में चली गई? तो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में चली गई। तो जब ये पावर ब्रिटिश क्राउन के हाथ में जाने के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडियंस पीपल को ये आश्वासन दिलाते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है ये इंडिया के लिए क्या है, एक गुड गवर्नमेंट का काम करेगी। ये जो एक्ट आया था 1858 में। लेकिन रियलिटी में क्या था कि ब्रिटिश क्राउन को इस बात का डर था कि जो अब अगर इसी तरीके से रिवॉल्ट होते रहे तो एक टाइम पे क्या होगा कि इनके हाथ से जो इंडिया की जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर है वो जल्दी ही चली जाएगी। तो इस चीज़ में उन्होंने ध्यान में रखते हुए क्या किया, तो सबसे पहले जो उन्होंने किया, जो गवर्नर जनरल था, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उसको बदल करके क्या कर दिया? वायसराय ऑफ इंडिया कर दिया। और जो हमारे पहले वायसराय ऑफ इंडिया थे वो कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि पहले वायसराय ऑफ इंडिया कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। अब बात करते हैं हम फीचर्स की, बात करते हैं किसकी? तो जो 1858 गवर्नमेंट एक्ट है उसके फीचर्स की। यदि हम उसके फीचर्स की बात करें तो फीचर क्या था कि इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ जो यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, जो कि हमारे क्या था, डबल गवर्नमेंट सिस्टम था, उसको बंद कर दिया, यानी कि वो उसको ख़त्म कर दिया। उसके बाद एक नए कार्यालय की स्थापना की गई जिसे कहा जाने लगा मतलब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, यानी कि भारत के लिए भारत के राज्य का सचिव नाम करके एक नई कार्यालय की क्या की गई, तो एक स्थापना की गई। इसमें क्या है, कुछ इंडियंस को भी अपॉइंटमेंट किया जा गया, सिर्फ इसलिए ताकि इंडियन लोगों को ये आश्वासन दिला सके कि ये जो गवर्नमेंट एक्ट है 1858 वो क्या है, गुड गवर्नमेंट है फॉर इंडिया, यानी कि इंडिया के लिए गवर्नमेंट का, यानी कि अच्छे गवर्नमेंट का कार्य ये करेगी। ये जो कानून है, ये अधिनियम है, वो क्या है, एक अच्छे गवर्नमेंट का काम करेगी। तो इसमें क्या है, जो 15 जो काउंसिल मेंबर्स थे वो किससे, तो इंडिया से, यानी कि इंडिया
से चुने गए, जो कि क्या थे, एक नॉन गवर्नमेंट बॉडी थे, यानी कि नॉन गवर्नमेंट बॉडी के रूप में चुना गया था। और जो हेड था, यानी कि जो काउंसिल का जो हेड था वो कौन था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो किसका हेड था वो, जो काउंसिल से बनाए गए थे उसका वो हेड था। यदि हम इसके अगर हिंदी में देखें तो इसने भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए क्या है, भारत के 15 सदस्यों की जो एक लेजिस्लेटिव है उसकी स्थापना की, और परिषद के सलाहकार निकाय थी, और इसमें जो राज्य सचिव है उसको अध्यक्ष बनाया गया, किसका, परिषद का। अब बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892, 1909। हम यहाँ पे 3 एक्ट बात करेंगे, और ये तीनों एक्ट्स क्या है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और इनमें से जो सबसे ज़्यादा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक वो है 909 का एक्ट, और दूसरा है 1935 का एक्ट। 1935 का जो एक्ट है इसे बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज के टाइम पे जो भी चीज़ है, जो मोस्ट ऑफ जो चीज़ें लिखी हुई है वो कहाँ से ली गई है, तो 1935 के एक्ट से ही लिया गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 1 होगा, यहाँ पे 1 कर लेना, यहाँ पे 1 लिखना भूल गया था। तो 1857 में क्या, जो विद्रोह हुआ था, जो हमारा फर्स्ट रिवोल्ट हुआ था इंडिपेंडेंस के लिए, उसमें ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, अपने प्रशासन को भारत के सहयोग की आवश्यकता महसूस की। जैसे ही 1857 का रिवोल्ट हुआ, वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस बात का एहसास हो गया कि यदि अगर इंडिया पे वो अपने कंट्रोल को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसमें भी इंडियंस का पार्टिसिपेट होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो जिसके रूप में क्या है, 15 मेंबर जो काउंसिल मेंबर, उसके रूप में इंडिया के कुछ 15 मेंबर का 15 सदस्यों को चुना गया था। संघ की जो इस नीति, अगर हम संघ के इस नीति के अनुसार माने तो ब्रिटिश संसद द्वारा क्या है, 3 अधिनियम बनाए गए थे। पहला अधिनियम था 1861 का, दूसरा अधिनियम था 1892 का, तीसरा अधिनियम था 1909 का। हम जब बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की, तो इसमें जो, और ये क्या था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या किया था, एक लैंडमार्क स्टोन का काम किया था। किसके लिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए। क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना की थी वो भी कब की गई थी, 1851 के आसपास में की थी A.O. ह्यूम के द्वारा। तो इसीलिए जो हमारा ये जो 1861 का जो एक्ट है वो क्या है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और पॉलिटिकल हिस्टोरी के लिए क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है। हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ एक्ट 1861, यानी कि हम 1861 की जो एक्ट्स की अगर कुछ विशेषता हैं अब उसकी बात करते हैं। इसमें यानी कि जैसे कि जब हम बात करते हैं कि इसने भारतीय को कानून बनाने की प्रक्रिया में जोड़कर क्या किया, प्रतिनिधित्व जो संस्थाओं की शुरुआत की। इस प्रकार से यह प्रदान किया गया कि जो वायसराय को कुछ भारतीय को अपने विस्तारित परिषद में गैर सरकारी के सदस्य के रूप में क्या किया, तो चुना जाने लगा। तो इसमें जो भारतीय लोगों को चुना जाता था वो किस रूप में चुना जाता था, नॉन गवर्नमेंट मेंबर्स के रूप में चुना जाने लगा था। 1862 में जो तत्कालीन वायसराय थे, कौन, लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में 3 भारतीयों को नामांकित किया था। जो 3 मेंबर्स को चुना था, बनारस के राजा यानी कि राजा ऑफ बनारस, फिर पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। इन तीनों को जो वहाँ के जो करंट वायसराय थे उन्होंने क्या किया था, इन 3 भारतीयों को चुना था। फिर बात करें कि मुंबई और मद्रास की जो पूर्व व्यवस्थाओं की जो विधायिक शक्ति थी उसे क्या कर दिया था, बहाल करके क्या कर दिया था, हटा करके डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया था। यदि हम बात करें कि जो 1773 के जो चार्टर एक्ट आ रहे थे उसको 1861 का जो चार्टर एक्ट था हमारा, उसने क्या कर दिया था, दोबारा से जो हमारे सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी था उसको दोबारा से क्या कर दिया था, तो रिजर्व यानी कि दोबारा से उसे उल्टा कर दिया था। यानी कि हम बात करें जब विधायिक स्थानांतरण की इस नीति का जो परिणाम स्वरूप हमें देखने को मिला था 1937 के जो प्रांतों को क्या था, लगभग पूरी तरीके से पूर्ण आंतरिक स्वायत्तता प्रदान कर दी गई थी। तो ये जो फीचर्स हैं ये किसके फीचर्स हैं, तो ये जो एक्ट
हैं किसके 1861 के। तो ये सारे एक्ट्स की ये सारी क्या है तो विशेषताएं हैं, जो कि क्या है, जो जब हम बात करें कि बंगाल उत्तर पश्चिम प्रांत यानी कि जो उत्तर पश्चिम हमारा प्रोविंस है, और पंजाब की जो नई विधान परिषद है यानी कि इनके जो न्यू लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसको क्या है एक जो क्रम अनुसार फिर क्या किया था उनकी इस्टेब्लिश कर दी गई थी, जैसे 1862, 1886, 1897 में। फिर उसके द्वारा क्या है जो लॉर्ड कैंगनिन है उनके द्वारा 1859 में क्या है तो ये जो हमारा पोर्टफोलियो सिस्टम है उसको दोबारा से क्या कर दिया था, तो उसको दोबारा से मान्यता यानी कि उन्हें दोबारा से इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। अब जैसे देखिए कि इनमें जो वायसराय को क्या था आपातकाल के दौरान यानी कि इमरजेंसी के टाइम पे क्या है विधान परिषद की सहमति के बिना यानी कि बिना डिस्कशन के, जब बात करते हैं कि जब इमरजेंसी के टाइम पे क्या था कि जो वायसराय था उनको क्या था कोई भी इस ऑर्डिनेंस इशूज करने के लिए किसी से भी एक कॉन्फ्रेंस या कंसल्ट करने की बिना कंसल्ट किए हुए वो अध्यादेश जारी कर सकते थे, और उसकी जो अवधि थी उनका जो टाइम वो जो टाइम पीरियड होता था उस ऑर्डिनेंस का कितना था तो 6 महीने रहता था। तो ये भी एक क्या है तो एक विशेषता हमें देखने को मिलती है किसकी 1861 एक्ट की। अब बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसकी विशेषता की बात करें तो इसने क्या किया था तो जो हमारा सेंट्रल और जो प्रोविंस लेजिस्लेचर है उसको क्या किया था तो उसके जो जिसमें कि क्या जो गैर सरकारी सदस्य थे उनकी संख्या क्या की थी बढ़ा दी थी, लेकिन जो उनकी जो आंतरिक बहुमत थी वो बरकरार बनाए रखा था। फिर इसने विधान परिषद यानी कि जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो भी फंक्शन था उसमें क्या किया था तो उसमें इंक्रीज किया था, लेकिन जो पावर है डिस्कसिंग पावर है जैसे कि बजट के अंदर हो गया तो उसमें उन्हें क्वेश्चन पूछने का भी क्या था तो एक शक्ति प्रदान यानी कि एक अधिकार उन्हें मिल गया था। फिर बात करें कि जो नॉमिनेशन यानी कि जो इंडियन पीपल को जो नॉमिनेट किया जाता था जो कि नॉन ऑफिशियल मेंबर होते थे उनके द्वारा उनके लिए क्या किया गया था कि जो एक प्रांतीय विधायी यानी कि जो हमारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है और वायसराय के द्वारा क्या है तो रिकमेंडेशन किया गया था किसके लिए तो जो हमारा यानी कि प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव है लेजिस्लेटिव काउंसिल है और बंगाल के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उनके लिए। फिर क्या है तो जिला ऑफ बोर्ड यानी कि जिला बोर्ड नगर पालिका विश्वविद्यालय जो व्यापार यानी कि जो ट्रेड यूनियन है और जितने भी जो जमींदार और कक्षाओं की जो सिफारिश थी वो किसके राज्यपाल के द्वारा क्या किया था तो प्रांतीय विधान परिषद में कर दिया गया था। अगर हम देखें तो इस अधिनियम के अनुसार क्या किया गया था जितने भी जो हमारे सेंट्रल और जो प्रोविंस थे यानी कि जो केंद्र और जो हमारा जो प्रांतीय विधान परिषद था यानी कि जो हमारा जितने भी जो सेंट्रल और जो हमारे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थे जिनमें कि क्या है कि दोनों में से कुछ गैर सरकारी सीटों को भरने के लिए चुनाव के उपयोग के लिए क्या है एक समिति और अप्रत्यक्ष प्रावधान किया गया, लेकिन उनके लिए इलेक्शन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। तो ये सारी फीचर्स किसकी देखने को मिलती है तो हमें काउंसिल एक्ट यानी कि जो काउंसिल एक्ट 1862 की देखने को हमें मिलती है। यहाँ पे 1892 का हमें देखने को मिलता है। जैसे ही हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 909 आया यानी कि 1909 आया तो इसमें क्या है जो कि इसे हम दूसरा किस नाम से जानते हैं तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि उस टाइम जो तत्कालीन वायसराय थे वो कौन थे लॉर्ड मिंटो थे, इसलिए उसको हम किस नाम से जानते हैं इसको हम दूसरे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। अगर हम आगे देखें तो इसमें जो मेंबर्स चुने गए थे यानी कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा में जो इंडियंस मेंबर चुने गए थे उनकी जो संख्या है वो 16 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई थी तो 60 कर दिए गए थे। तो यहाँ पे इनकी जो संख्या है वो काफ़ी बढ़ा दी गई थी। तो इसमें जो इनके केंद्रीय विधान परिषद में क्या है जो आधिकारिक बहुमत जो इनमें भी क्या किया था तो बरकरार रखा गया था, लेकिन जितने भी जो हमारे प्रोविंस काउंसिल लेजिस्लेटिव थे उन जो कि हमारे
नॉन ऑफिशियल थे उन्हें बहुमत की अनुमति मिल गई थी। कब? तो 1909 में। ये 1892 में नहीं दिया गया था, जबकि 1909 में दे दिया गया था। फिर इन सदस्यों को जैसे कि प्रश्न पूछने का भी अधिकार और प्रस्ताव पेश करने का भी अधिकार 1909 में मिल गया था। जो हमारे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है वो पहले हमारे यानी कि पहले हमारे कौन बने थे? तो ज्वाइंट वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल बने थे, और वो जो थे उन्हें लॉ मेंबर के रूप में भी क्या किया था? तो अपॉइंट किया गया था। अगर हम आगे देखें, जो हमारा सिस्टम ऑफ कम्युनिकल है वो किसके? जो रिप्रेजेंटेटिव फॉर अ मुस्लिम बाय एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेपरेशन इलेक्टोरेट। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो मुस्लिम लोगों के लिए जो रूलर्स था या जो मुस्लिम लोगों का जो रिप्रेजेंटेटिव होता वो किसके द्वारा चुना जाता? तो मुस्लिम्स के द्वारा ही चुना जाता था। तो यहाँ से कौन सा कॉन्सेप्ट निकल के आया? सेपरेशन इलेक्टोरेट कॉन्सेप्ट निकल के आया, और जिसे एक्सेप्ट कर लिया गया था। फिर हम बात करें इसके तहत क्या था? मुस्लिम सदस्यों को केवल मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुना जाने लगा। इसमें कहा ही था कि जो मुस्लिम लोगों का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो किसके द्वारा चुना जाएगा? तो मुस्लिम वोटर्स के द्वारा ही चुना जाएगा। इस प्रकार के जो अधिनियम थे वो क्या सांप्रदायिक को वैध कर दिया। और लॉर्ड मिंटो को क्या है? एक सांप्रदायिक जो मतदाताओं के पिता के रूप में भी जाना जाने लगा। यानी कि जो हमारे लॉर्ड मिंटो थे उनको किस नाम से जाने लगे? फादर ऑफ कम्युनिकल इलेक्टोरेट के नाम से जाने लगे। यहाँ से क्या है? एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बन सकता है कि जो हु वाज द फादर ऑफ कम्युनिकल इलेक्टोरेट। तो इसका आंसर बन जाएगा हमारा सीधा सीधी लॉर्ड मिंटो। इसने जो सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव है वो प्रोवाइड कराया गया था किसके द्वारा? प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी और जमींदार्स के लिए। यानी कि इसने प्रेसिडेंसी ने निगमों और वाणिज्य मंडलों, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए क्या है? एक अलग प्रतिनिधित्व का भी प्रावधान किया था। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया है। तो जो आज हमने अपनी वीडियो में डिस्कस किया, एक तो सबसे पहले क्राउन रूल डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमने इसके कुछ फीचर्स देखे, फिर हमने डिस्कस किया जो इंडियन काउंसिल एक्ट है 1861, 1892 और 1909 और उसके फीचर्स देखे। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा साइमन कमीशन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। उसको जब हम कल की जो क्लास होगी तो उसमें हम उस डाउट को पहले डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद अपना डिस्कशन आगे कंटिन्यू करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।